एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। बहुत जल्द वो अंडे देने वाली थी, मगर उसका पति कालू कौआ अपनी पत्नी के साथ इधर उधर नए नए पेड़ों पर जाकर बैठता और हमेशा यही कहता, अरे टुनटुनी, मुझे एक ऐसे पेड़ की तलाश है जहाँ मैं अपने बच्चों के लिए नया घर बना सकूं। इसी तलाश में दोनों पति पत्नी उड़ते रहते हैं। एक दिन उन्हें बहुत प्यारा सा एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के सुनहरे रंग के पत्ते थे। ये देखकर दोनों बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वहीं पर अंडे देने का फैसला कर लेते हैं। कई दिन लगाकर वो एक खूबसूरत सा घोंसला बनाते हैं और बहुत जल्द टुनटुनी चिड़िया के अंडे वहाँ हो जाते हैं। मगर वो अंडे सफेद नहीं बल्कि सुनहरे रंग के थे। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और चिल्लाकर अपने पति को आवाज देती है, हे भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? बहुत सोच समझकर इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने। हम दोनों ने बहुत मेहनत की थी और मेरे अंडे सुनहरे। अरे अगर ये सुनहरे हैं तो मैं इनका क्या करूंगी? इनसे मेरे बच्चे वापस कैसे आएंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ना तो मैंने सुनहरे अंडों की कहीं बात सुनी है और ना ही कभी देखे हैं। अरे कालू जी, अब आप ही बताओ, हम इन अंडों का क्या करें? मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, मुझे तो लगता है हमें जिगर बाबा की मदद लेनी चाहिए। चलो टुनटुनी, हम उनके पास चलते हैं। दोनों उड़ते हुए जिगर बाबा के पास जाते हैं। जिगर बाबा ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और वापस उनके पेड़ पर आकर अंडों की जानकारी लेते हैं। अंडों को बहुत देर तक देखने के बाद वो पेड़ को भी ध्यान से देखते हैं। जरूर, इस पेड़ में कोई खास बात नहीं है। ये कोई मामूली पेड़ नजर नहीं आ रहा है। क्या तुमने कभी सुनहरे नग का कोई पेड़ देखा है? ये बहुत अद्भुत और नायाब पेड़ है। हो सकता है जादुई हो। तुमने क्या सोचकर यहाँ पर घोंसला बनाया है? चिड़िया, लगता है पेड़ से बात करनी होगी। बाबा पेड़ से बात करते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। लगता है ये पेड़ बात करना नहीं जानता। कोई बात नहीं, मेरे पास एक उपाय है। अंडे उठाओ और अभी दूसरे हरे भरे पेड़ पर चलकर रखते हैं। जैसे ही टुनटुनी अपने अंडे उठाकर हरे भरे आम के पेड़ के पास जाती है, दोबारा से अंडे एकदम सफेद रंग के हो जाते हैं। सुनहरे अंडे गायब हो जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। आपकी वजह से मुझे मेरे बच्चे, मेरे अंडे वापस मिल गए। नहीं तो मैं अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देती। कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये नायाब पेड़ था। इसकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। कभी भी लालच में आकर नई चीजें दोहराने के चक्कर में हमें अपनी असलियत भूलनी नहीं चाहिए। अब टुनटुनी अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने नए आम के पेड़ पर रहने लगी। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी अपना घर बनाकर रहते थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी का घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बरसात से पहले उसकी मरम्मत करा सके। बरसात में वो घर टूटकर गिर गया। टुनटुनी के घर के सामने ही कालू कौआ रहता था। टुनटुनी उसके पास मदद मांगने गई। कालू भैया, बरसात में मेरा घर टूट गया है। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। मैं कोई अंधा तो हूँ नहीं, पर तुम मेरे पास आई क्यों हो? कालू भैया, अगर आप बारिश का मौसम बीतने तक के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका घर तो बहुत बड़ा मजबूत है। अरे मेरा घर बड़ा और मजबूत है तो क्या सारे बेघर पक्षियों को अपने घर में घुसा लूं? हैं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी चिड़िया बाज के पास गई। उसका भी घर बहुत बड़ा मजबूत था। बाज भैया, अगर आप बारिश का मौसम बीतने तक के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपका घर तो बहुत बड़ा और मजबूत है। अरे मेरा घर बड़ा और मजबूत है तो क्या धर्मशाला बना दूं? हैं? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
टुनटुनी कई पक्षियों के पास मदद मांगने गई, पर सभी ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। निराश टुनटुनी के पास रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। वो किसी ठिकाने की तलाश में भटक रही थी। तभी उसे जंगल में खड़ा एक पुराना टूटा फूटा ऑटो दिखा। इस जंगल से होकर कभी एक सड़क गुजरती थी, पर किसी कारणवश अब ये सड़क और ये ऑटो मनुष्य द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता था। जंगल के पक्षी इंसानों के भय के कारण इस जगह से दूरी रहते थे। ये ऑटो तो खराब है, इसे मनुष्य प्रयोग नहीं करते और अब जंगल की ये सड़क भी मनुष्यों के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती, तो क्यों ना मैं इसी में अपना घर बना लूं। यहाँ आने से सभी पक्षी कतराते हैं, तो कोई मुझे परेशान भी नहीं करेगा। टुनटुनी वही रहने लगी। ये घर बरसात से सुरक्षित भी था और मजबूत भी था। टुनटुनी वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। अब घर की तो व्यवस्था हो गई थी, पर भोजन का कोई ठिकाना ना था। एक दिन वो आसपास घूमने गई तो उसने पाया कि एक पेड़ के पास अनाज की एक बहुत बड़ी सी बोरी पड़ी थी। लगता है ये जगह कभी इंसानों की थी। चलो भी अनाज मेरे काम आएगा। ईश्वर की कृपा से मेरे भोजन की चिंता भी दूर हो गई। एक दिन कालू की नजर टुनटुनी पर पड़ी। वो खुशी से चहचहा रही थी। कालू से किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। उसे बहुत आश्चर्य और गुस्सा भी आया। अरे ये टुनटुनी तो बहुत गरीब है और बारिश में इसका घर भी टूट चुका है, फिर भी ये इतनी खुश क्यों है? चलो इसका पीछा करके पता लगाता हूँ। कालू ने टुनटुनी का पीछा किया तो पाया कि वो जंगल में पड़े एक पुराने और खराब ऑटो में रहा करती है और उसी ऑटो के पास अनाज की इतनी बड़ी बोरी रखी है कि टुनटुनी जिंदगी भर भी खाए तो भी खत्म ना हो। ये टुनटुनी तो बहुत चालाक निकली। मनुष्य के डर से कोई भी पक्षी इस ऑटो के आसपास ही नहीं आता, इसलिए कोई नहीं जानता कि यहाँ पर अनाज का इतना बड़ा भंडार रखा है। अरे इतना अनाज मिल जाए तो भोजन की तलाश में दर दर भटकना ना पड़े। क्यों ना मैं इस टुनटुनी की बच्ची को यहाँ से भगाकर खुद इस ऑटो पर कब्जा कर लूँगा। टुनटुनी, आज से ये ऑटो घर मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे कालू भैया, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर तो बारिश में टूट गया है। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। आज के बाद ये ऑटो घर मेरा है। कालू ने टुनटुनी को मार मार कर वहाँ से भगा दिया और आराम से टुनटुनी के घर में रहने लगा। बेचारी टुनटुनी ने नजदीक ही एक पेड़ पर अपना छोटा सा घोंसला बना लिया और दुख के दिन काटने लगी। उसी जंगल में रहने वाला जिगरबाज और कालू की बड़ी दुश्मनी थी। एक दिन जिगरबाज ने कालू कौवे को देखा तो वो एक डाल पर बैठा गुनगुना रहा था। अरे ये कालू इतना खुश क्यों है? इतनी बारिश में जब सभी पक्षी अपने घर और खाने को लेकर चिंतित हैं, तो ये कालू इतना निश्चिंत क्यों है? मुझे इसका पीछा कर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। देखूं तो ये बेवकूफ आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है। जिगरबाज ने कालू का पीछा किया तो उसे भी उस ऑटो घर और वहाँ रखे अनाज के बड़े भंडार का पता चल गया। वो देखकर उसे लालच आ गया। अच्छा तो ये बात है, कालू के हाथ अनाज की पूरी बोरी लग गई है। अरे इतना अनाज तो वो जीवन भर खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। क्यों ना मैं इसे यहाँ से मार कर भगा दूं और खुद इस ऑटो घर पर कब्जा कर लूं। आज से ये ऑटो घर मेरा है, वरना मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगा। अरे वाह, तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। मैंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। मैं अपने घर और अनाज पर तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगा। अच्छा तो ये बात है बेटू। बाज और कालू एक दूसरे से लड़ पड़े। दोनों बुरी तरह घायल हो गए और आखिरकार मर गए। टुनटुनी दूर पेड़ पर बैठकर सारा माजरा देख रही थी। उन्हें ऑटो के पास मृत हालत में देखकर अफसोस करने लगी। लालच बुरी बला है। अगर ये दोनों चाहते तो साथ साथ साझा करके यहाँ रह सकते थे, पर अकेले सारे अनाज पर कब्जा जमाने के लालच में ये दोनों अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। टुनटुनी फिर उसी ऑटो घर में लौट आई और खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।
एक घने जंगल में एक कालू कौआ अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बड़े ही पुराने ख्यालों वाले थे, पर कालू बहुत ही मॉडर्न था। कालू के माता पिता उसके लिए अच्छी चिड़िया ढूंढ रहे थे, ऐसी चिड़िया जो गांव से हो और संस्कारों वाली हो। उनका मानना था कि शहर की चिड़ियाओं में संस्कार नहीं होते,